Welcome back dear students on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh and today we will going to discuss about our next topic of chapter molecular basis of inheritance, that is type of RNA and processes of transcription. Means how many type of RNA are present in the case of the prokaryotes like in the case of bacteria, and we will also discuss how many type of the RNA are present in the case of the eukaryotes. Okay students, so far we have discussed about the what is the transcription, and in the next what are the specific segments of DNA that is responsible for the transcript. बेटा वो DNA के कौन से सेगमेंट होते हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो हमने बताया था देयर इज ऑलवेज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड इन द केस ऑफ DNA. वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम and another is 3 prime to 5 prime, and transcription done by an enzyme that is called as, और जो पॉलीमराइजेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बेटा उसको करता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. ओके, एंड दिस DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, और वी कैन से दैट RNA पॉलीमरेज ओनली हैव वन polarity. It can able to form new mRNA from a single direction, that is from 5 prime direction to 3 prime direction. इसके पास बेटा सिर्फ एक ही पोलरिटी होती है, मीन्स ये वाले स्टैंड को ये कोड करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम को कोड करेगा, तभी इसके ऊपर एंटी पोलर बनेगा. इसके लिए ये स्टैंड टेम्पलेट का काम करेगा, और ये स्टैंड बिल्कुल सेम होगा इसके जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, सिर्फ एक इसमें चेंज होगा. जहाँ भी DNA में एडेनिन था वहाँ यहाँ पे जहाँ जहाँ इसमें थायमीन था, DNA में थायमीन था, वहाँ RNA में यूरेसिल होगा. जहाँ जहाँ T था वहाँ इसमें U आ जाएगा, बाकी सारा सेम होगा. सो दैट्स वाई दिस स्टैंड इज कॉल्ड एज कोडिंग स्टैंड. दिस स्टैंड ऑफ DNA इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्टैंड. ओके, एंड दिस न्यू बॉर्न स्टैंड विच हैव U इंस्टेड ऑफ T इज कॉल्ड एज RNA. उसको हम बेटा क्या नाम देते हैं, मैसेंजर RNA स्टैंड, और वो RNA का स्टैंड होता था. सो टुडे we will discuss after the synthesis of such RNA there are 3 type of RNAs are formed inside the cytoplasm. cytoplasm के अंदर means there are all the type of the RNA are formed inside the nucleus. सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, लेकिन बेटा वो फिर से सारे के सारे साइटोप्लाज्म में भेज दिए जाते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. सो इफ वी सी द न्यूक्लियस, अगर बेटा हमने न्यूक्लियस देखा, ओके, इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोट. बट अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है या बैक्टीरिया है, तो ये इनका नेकेड DNA होगा या सिंगल सेल है, और इसके अंदर से 3 बेटा RNA बनते हैं. हाउ मेनी? 3 RNA. वन इज कॉल्ड एज मैसेंजर RNA. बेटा जो कोड्स का इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है कि DNA के ऊपर वो कौन सा कोड है, किस प्रोटीन के लिए DNA ने RNA बनाया है. ठीक है, DNA फॉर्म मैसेंजर RNA फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन. बेटा क्या करता है, DNA अपने एक स्पेसिफिक सेगमेंट जिसको हम जीन बोलते हैं उसको ट्रांसक्राइब कर देता है एक केमिकल के फॉर्म में, जिसको हमने नाम दिया मैसेंजर RNA. वो मैसेज लेकर के आता है, डैक या डाक लेकर के आता है. ऐसे ये न्यूक्लियस के अंदर से मैसेज लेकर के आता है कि ये पार्टिकुलर प्रोटीन ही बनेगी इस mRNA से, और इस पार्टिकुलर प्रोटीन को पढ़ने का काम करता है tRNA और ट्रांसफ़र RNA. फिर ट्रांसफ़र RNA एक एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है जिसमें नीचे की तरफ 3 कोड होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो mRNA के हर 3 नाइट्रोजन बेस को पढ़ते हैं और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्रिटी दिखाते हैं. और इसमें ऊपर की तरफ एक अमाइनो एसिड जुड़ा होता है, जैसे ही mRNA और tRNA की कॉम्प्लीमेंट्रिटी सेम होती है तो क्या हो जाता है, उसके बाद ये tRNA यहाँ पे ऐड होता है और ये अमाइनो एसिड छोड़ के चला जाता है. फिर से नया tRNA आएगा, उसमें नया अमाइनो एसिड जोड़ देगा, फिर से नया आएगा, अमाइनो एसिड जोड़ देगा, और धीरे धीरे ऐसे एक प्रोटीन सिंथेसाइज होती चली जाएगी. लेकिन इसके लिए यहाँ पे एक दूसरे चीज़ का लगना ज़रूरी होता है, इट इज़ कॉल्ड एज राइबोसोम. राइबोसोम इज़ फॉर्म्ड बाई प्रोटीन्स एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ RNA. जो बेटा राइबोसोम होते हैं वो भी प्रोटीन और एक स्पेशल टाइप के RNA के बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं rRNA और राइबोसोमल RNA, राइबोसोम को बनाने वाला RNA. ये दोनों ब्लू कलर से हमने बेटा लिखे हैं और इसको हमने रेड लिखा है बिकॉज ऑफ in the case of prokaryote all they are synthesizes from the DNA it is present in the cytoplasm. लेकिन बेटा अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो आपने अगर यूकैरियोट न्यूक्लियस देखा होगा तो यहाँ पे कहीं DNA होगा,
यहाँ पे कहीं मेन जेनेटिक मटेरियल होगा, और आप देखते हैं कहीं साइड में हियर अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। क्या बोलते हैं उसको? एक छोटा सा मास दिखता है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियोलस के अंदर बेटा होता है क्रोमोसोम्स का एग्रीगेशन। ये न्यूक्लियोलस क्या है? दिस इज नथिंग ओनली द एग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम, एंड फ्रॉम दिस एग्रीगेशन RNA is formed, ribosomal RNA is formed, and this ribosomal RNA is responsible for the formation of ribosomes। ये ribosomal RNA का मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। The number of type of the rRNAs are there। सबसे ज़्यादा बड़ा डाइवर्सिटी RNA के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा टाइप के होते हैं 8.5 RNA, 18.3 RNA, 18.5 RNA, mRNA, सॉरी rRNA। तो rRNA के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। All the 3 RNAs are needed to synthesize a protein in a cell। इन तीनों RNA का ज़रूरत पड़ता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए। हमने बता दिया, पहला कोड प्रोवाइड करेगा ये mRNA है। mRNA के ऊपर बेटा क्या होंगे? स्पेशल कोड होंगे। mRNA हैव स्पेशल कोड्स A, U, G, C, A, U, G, G, ठीक है। अब बेटा क्या होगा? जो tRNA आएगा हर ट्रिपलेट को वो रीड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे A था तो यहाँ पे A की जगह पे U आ जाएगा, U की जगह पे A आ जाएगा, और G की जगह पे C आ जाएगा। ये tRNA होगा। tRNA बस इतना ही होता है, अपना कोड लेकर के आता है, और यहाँ पे इसके साथ में क्या जुड़ा होता है? एक अमाइनो एसिड। और जैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्रिटी सेम हुई, ये हट जाएगा, यहाँ से खुद चला जाएगा अपने आप को, और ये अमाइनो एसिड को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। फिर नया अमाइनो एसिड आएगा, फिर से एक नया tRNA, नया अमाइनो एसिड, फिर से नया अमाइनो एसिड, फिर से नया, फिर से नया, और ऐसे एक चेन बनती चली जाएगी। The chain of amino acid is called as polynucleotide chain। When the number of amino acids are joined together, then they form a chain, and this chain is called as polynucleotide chain, as you learned in or discussed in your class 11th। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा what is polynucleotide chains। सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन, नॉट पॉलीनुक्लियोटाइड, सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन। जब बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड आपस में, सॉरी अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, और इन अमाइनो एसिड के बीच में जो बेटा बॉन्ड बनता है, इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। What is called as peptide bond। To the present of peptide bond, these amino acids are form this chain, and this chain is called as polypeptide chain। क्या बेटा बोलते हैं इसको? polypeptide chain। And this polypeptide chain ultimately attains some configuration, secondary configuration and tertiary configuration, and ultimately change into the functional protein। Okay, so cell the mRNA provide the template tRNA। ठीक बेटा, mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, tRNA ब्रिंग्स अमाइनो एसिड। बेटा वही जब डिस्कस कर चुके हैं, देखो यहाँ पे सब लिखा है। mRNA बेटा क्या करेगा? टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। tRNA क्या करेगा? अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा एंड रीड जेनेटिक कोड, जो 3 का ट्रिपलेट कोड होता है उसको रीड करेगा। एंड rRNAs प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। और जो rRNA और राइबोसोमल RNA हैं, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करेंगे। क्या बनाएंगे ये? rRNA बनाएंगे राइबोसोम्स। ओके, there is single DNA dependent RNA polymerase that catalyze transcription of the all type of RNA in bacteria। बेटा क्या होता है? अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसके अंदर एक सिंगल RNA होता है, that is RNA polymerase, और we can say that DNA dependent RNA polymerase can able to catalyze और can able to form all the 3 types of the mRNA। बेटा हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर तीनों टाइप का mRNA सिर्फ और सिर्फ एक ही DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, जो एक एंजाइम होता है जिसको हम RNA पॉलीमरेज भी बोलते हैं, वो बना सकता है। RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर। बेटा हमने कल बना के दिखाया था, एक जीन है स्ट्रक्चरल जीन, मान लिए ये वाला एक स्ट्रक्चरल जीन है, तो इसका प्रमोटर है, और लास्ट में बेटा क्या लगा हुआ है? इसका टर्मिनेटर लगा हुआ है। तो क्या करेगा ये? हमेशा जो आपका RNA पॉलीमरेज होगा किधर से बाइंड कर जाएगा? यहाँ से बाइंड करेगा आर पॉल RNA पॉलीमरेज यहाँ से बाइंड करेगा, और इस पूरे सिस्टम का एक नया mRNA बना के तैयार कर देगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना के तैयार कर देगा, फिर निकल के आ जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक mRNA बन के चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। बेटा देखो आपको दिखाते हैं पूरी प्रोसेस। क्या था बेटा? ये एक आपका DNA सेगमेंट था, दिस इज
3 प्राइम 5 प्राइम, बेटा एक 3 प्राइम 5 प्राइम स्टैंड है, दूसरा 5 प्राइम 3 प्राइम स्टैंड है। अब आप देखिए, हमने बार बार कहा है आरएनए पॉलीमरेज ओनली सिंथेसाइज इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। मीन्स इसको टेम्पलेट कौन सा चाहिए बेटा, टेम्पलेट ये वाला चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको ये कॉपी करेगा। मीन्स ये टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है कोडिंग स्टैंड है, सेम वही सीक्वेंस आएगा जो इसके ऊपर होगा, वो आरएनए का सीक्वेंस होगा। तो क्या होता है बेटा, जो एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, इट इज कॉल्ड एज we can say that it is called as core and it is called as polymerase or main polymerizing enzymes, and when a sigma factor added in the RNA polymerase, then it is called as core enzyme। तब बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं, core enzyme। और यही RNA polymerase sigma factor के साथ में बाइंड होके हम कह सकते हैं the initiation of transcription is started by the sigma factor associated with आरएनए पॉलीमरेज। जब बेटा सिग्मा फैक्टर एसोसिएट हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ में, तब बेटा उसका इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का। और जैसे ही इनिशिएशन हो जाता है सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज अपने आप आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अपने आप आगे की तरफ बढ़ता रहता है और इधर से नया बेटा एमआरएनए बन करके, बोल सकते हैं आरएनए बन करके सिंथेसाइज होता रहता है। ठीक है, और लास्ट में टर्मिनेटर रीजन के पास पहुँचने के बाद फिर से क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है। और अलग होने के लिए भी, जैसे स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, अलग करने के लिए रो रिस्पॉन्सिबल होता है, रो फैक्टर। तो बेटा टर्मिनेटर जो होता है ट्रांसक्रिप्शन का दो टाइप का होता है, वन इज रो डिपेंडेंट एंड समथिंग दैट इज कॉल्ड एज रो इंडिपेंडेंट। दो टाइप का बेटा टर्मिनेशन हो सकता है, एक में तो रो होगा, दैट इज कॉल्ड रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, another that don't require any kind of row factor, that is called a row independent। वो अभी हम बात करते हैं। ओके, इनिशिएशन बेटा ऐसे बात कर, RNA polymerase bind to the promoter and initiate transcription, that is called initiation। it uses nucleoside triphosphatase। बेटा क्या होता है, देखो आपको दिखाते हैं। OH यहाँ पे कोई नाइट्रोजन बेस लग जाएगा, मान लिया एडेनिन लगा था और इधर फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, ये एक आरएनए और राइबोसोमल न्यूक्लियोटाइड, वी कैन से दैट इट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए का बेटा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। फिर जब बेटा नया वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा तो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप के साथ में वो ऐड हो जाएगा, फिर ऐसे ही वो होगा, फिर एक नया वाला। तो बेटा एक ऐसे चैन बनती चली जाती है, इन चैन को ऐड करना होता है। मीन्स इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। बेटा इनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सब्सट्रेट एंड पॉलीमराइज इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। और बेटा कैसे पॉलीमराइज करता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट। मीन्स बिना टेम्पलेट के ये पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता, इसको कुछ ना कुछ बेस चाहिए जिसकी ये रीडिंग करेगा। मीन्स टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट डीएनए वर्क करता है इसके लिए। ठीक है बेटा, जो आरएनए पॉलीमरेज है टेम्पलेट डिपेंडेंट है, इसलिए इसका हम नाम देते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फैशन, टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। मीन्स ये है, जैसे हमने बताया था, एक डीएनए का सेगमेंट है, इसी डीएनए सेगमेंट को रीड कर करके नया आरएनए बनता है। इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कॉन्टिन्यू इलांगेशन। बेटा इसका ये भी फंक्शन होता है कि हेलिक्स को ओपन, जैसे हमने रिप्लिकेशन में देखा था तो हेलिकेज था, हेलिक्स को ओपन करने के लिए एटी रिच रीजन पे उसने क्या किया था, बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया था और डीएनए के सेगमेंट अलग हो गए थे। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा काम कौन कर ले रहा है, आरएनए पॉलीमरेज ही कर ले रहा है। लेकिन वो किसके साथ मिलता है, अब देखेंगे, उसके साथ में कुछ हेल्प करने के लिए लोग आते हैं। कौन आएगा, once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls off, so also the RNA polymerase, ठीक है बेटा, falls off, so also the RNA polymerase। मीन्स क्या है, जैसे ही टर्मिनेटर तक पहुंच गया एक बार RNA polymerase, तो वो जो mRNA बना है वो भी निकल आएगा डीएनए से और वो खुद भी अपने आप को डीएनए से बाहर कर लेगा। इट इज़ रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिससे ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। आगे देखते हैं। In
An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the three steps, कि कैसे सिर्फ RNA polymerase तीनों steps को catalyze कर ले रहा है. Means initiation, elongation and termination. There are three steps in the case of the ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन बेटा तीन केस होते हैं. फर्स्ट इज इनिशिएशन. Initiation only possible when sigma factor, you can write down also because this is the most important topics. Initiation only possible when RNA polymerase associated with sigma factor. सिर्फ और सिर्फ तभी इनिशिएशन होगा ट्रांसक्रिप्शन का जब RNA polymerase सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा. Okay, and as initiation or as transcription start, sigma factor leave the RNA polymerase. sigma factor RNA polymerase को छोड़ देता है and now RNA polymerase only able to do elongation process. अब RNA polymerase elongation कर सकता है. There is no problem for the elongation. And third thing and last step is termination. As terminator codon or nonsense codon, we can say that as terminator codon are perceived. जैसे ही terminator codon मिल जाता है, terminator मिल जाता है, तुरंत एक फैक्टर आता है रो फैक्टर. इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अगर बेटा रो प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन. बट समटाइम टर्मिनेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ रो फैक्टर ऑल्सो. लेकिन कभी कभी रो फैक्टर के एब्सेंस में भी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है. दिस टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इज कॉल्ड एज रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. ओके, वी can learn here three steps which are initiation, elongation and termination. The RNA polymerase is only capable of catalyze the process of elongation. It associates transiently with initiation factor or sigma factor. One second. Initiation factor sigma and termination factor rho to initiate the transcription respectively. Means initiation और termination करेगा ट्रांसक्रिप्शन को सिग्मा फैक्टर और रो के साथ में मिल करके. Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. ठीक है बेटा, RNA polymerase का मेन काम क्या है? इलॉन्गेशन करना. लेकिन जब वो रो के साथ मिल गया तब उसने डीएनए के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया. मीन्स अब उसके अंदर इनिशिएशन की प्रॉपर्टी आ गई. मतलब आरएनए का कॉन्फ़िगरेशन, आरएनए पॉलीमरेज का कॉन्फ़िगरेशन अभी चेंज हो गया था. सेकेंड, जब वो रो के साथ मिल गया देन इट इज़ एबल टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन. तब वो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर सकता है. नेक्स्ट, इन बैक्टीरिया, since the mRNA does not require any processing to become active and also since transcription and translation takes place in the same compartment. क्या होता है बेटा कंपार्टमेंट? सेम कंपार्टमेंट क्यों इसको बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कपल ट्रांसलेशन. मीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होते रहते हैं. एक तरफ mRNA बना करता है. ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे बेटा देखो, ये अगर बैक्टीरिया है तो सिंपली इसके साइटोप्लाज्म में ही डीएनए पड़ा हुआ है. यहाँ कोई न्यूक्लियस है नहीं. और जो बेटा बैक्टीरिया का डीएनए होता है इसमें बहुत कम इंट्रॉन्स होते हैं. इंट्रॉन्स होते ही नहीं है. जैसे हमने लास्ट डे पढ़ा था इंट्रॉन स्प्लाइसिंग. अगर यूकैरियोट्स के अंदर एक एमआरएनए बन करके आता है देन इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजेनस एमआरएनए. क्यों? क्योंकि बेटा उसमें जिनको हमको कॉपी करना होता है, जिनको हमको ट्रांसलेट करना होता है, उनको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं. सिस्ट्रॉन आर दो सेगमेंट ऑफ mRNA विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग ऑफ प्रोटीन्स, जिनको कॉपी करके प्रोटीन बनाया जाएगा. लेकिन इन सिस्ट्रॉन के बीच बीच में हमने कहा था कहीं कहीं पे क्या होते हैं? इंट्रॉन्स भी होते हैं. क्या होते हैं? इंट्रॉन्स भी होते हैं. और इन इंट्रॉन्स को हमको निकालना होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंट्रॉन स्प्लाइसिंग. व्हाट इज कॉल्ड एज? इंट्रॉन स्प्लाइसिंग. But in the case of, if we discuss in the case of bacteria, then there is no any kind of introns are present in the case of bacteria. Bacteria के केस में बेटा कोई भी इंट्रॉन नहीं होता है. Such type of the DNA, such type of the mRNA that is directly formed from the DNA can able to translate. वो बेटा जैसे ही बन करके आता है तुरंत उसका साथ साथ में ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है. एक तरफ mRNA बन के आता है, दूसरी तरफ उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है और वो प्रोटीन बना देता है. इसलिए लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट. क्योंकि बेटा बैक्टीरिया के अंदर एक ही कंपार्टमेंट होता है, दूसरा होता ही नहीं है. पूरा एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और बस
दूसरा कोई कंपार्टमेंट नहीं है। यहीं पे mRNA निकलेगा बन करके यही वाला, और तुरंत ये प्रोटीन बना देगा ट्रांसलेशन करने के बाद में। देखते हैं, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म द सेम थिंग, साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया। ओके, मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगेन्स मच बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब। ठीक है बेटा, कंप्लीट वो ट्रांसक्राइब होकर निकला भी नहीं है, वो ट्रांसक्राइब हो ही रहा है। ठीक है, अभी वो डीएनए के साथ ज्वाइंट ही होता है, और इधर से उसका क्या शुरू होता है, ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, और mRNA और tRNA क्या करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सॉरी हाँ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने लगता है। आगे देखते हैं, कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन Consequently, the transcription and translation can be coupled in bacteria. This is most important line. Translation and transcription are coupled in the case of prokaryotes or bacteria. We can say that. बेटा कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, which type of organism transcription is coupled with translation. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ में होने लगते हैं। एक साथ का मतलब ये है कि पूरा mRNA बन के भी अलग भी नहीं हुआ था, उसका टर्मिनेशन भी नहीं हुआ था, और साथ साथ में क्या हो गया, उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, प्रोटीन बनने लगा। मीन्स यहाँ पे RNA की प्रोसेसिंग नहीं होती है, RNA के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होंगे, इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग नहीं होगी। दिस इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट थिंग, in eukaryotes, most important topic, in eukaryotes there are two additional complexities. बेटा यूकैरियोट्स के अंदर दो चीज़ें अलग हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, तो आपको यूकैरियोट्स समझने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फर्स्ट, देयर आर एट लीस्ट 3 RNA पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस। बेटा कितने होते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक RNA पॉलीमरेज था, यहाँ पे कम से कम 3 RNA पॉलीमरेजेस होंगे। इन एडिशन टू द RNA पॉलीमरेजेस फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स, कुछ RNA पॉलीमरेज कोई दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दैट्स वाई दिस टू सेल ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, मीन्स दे कैन ऑल्सो multiply themselves by the process of fission. बेटा फिजन से अपने आप के नंबर को बढ़ा सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। ओके बेटा, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स ये है कि जो नंबर ऑफ RNA है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, वो बेटा अलग अलग काम करते हैं अपना। आगे देखते हैं, द RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब rRNA। बेटा RNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, rRNA को ट्रांसक्राइब करता है। rRNA के साथ में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब rRNA, पूरा का पूरा राइबोसोमल RNA बनाएगा, 28S, 18S and 5.8S, whereas the RNA polymerase third is responsible for the transcription of tRNA। देखो बेटा अब क्या है, tRNA एंड 5S rRNA के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। ऐसे ही हमने बोला था ना आपको, rRNA के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ rRNA। सो RNA पॉलीमरेज जो बेटा फर्स्ट है वो rRNA का कौन सा सेगमेंट बनाएगा, लिख लेंगे आप कहीं पे, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट कैन ट्रांसक्राइब the 3 segments of the rRNA, 28S RNA, 18S rRNA and 5.8S rRNA, whereas RNA polymerase third is responsible for the transcription of whole tRNA। जो polymerase third है complete tRNA बनाएगा। दूसरा बेटा क्या बनाएगा, 5S rRNA का एक छोटा वाला टुकड़ा जो बचा हुआ है 5S rRNA बनाएगा, और SNRNAs स्मॉल न्यूक्लियर RNAs बेटा जो एंटीसेंस एज ए एंटीसेंस वर्क करते हैं, SNRNAs बनाएगा। और जो बेटा RNA पॉलीमरेज सेकेंड है, RNA polymerase second is responsible for the synthesis of mRNA, the heterogeneous nuclear RNA। बेटा HNRNA, आप कोई पूछेगा व्हाट इज HNRNA, नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क व्हाट इज HNRNA। और हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA जो बार बार हम आपसे नाम ले रहे हैं, व्हाट इज हेट्रोजीनस RNA। हेट्रोजीनस RNA इज दैट RNA दैट इज सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली इन द न्यूक्लियस। बेटा जो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज हुआ है RNA दैट इज कॉल्ड एज HNRNA। और हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA जिसके अंदर बेटा क्या है, कुछ पार्ट इंट्रॉन के हैं और कुछ पार्ट सिस्ट्रॉन के हैं। ठीक बेटा, इंट्रॉन
को हमको अलग निकाल के फेंकना है। तो कुछ पार्ट इंट्रॉन के हैं, कुछ पार्ट हिस्ट्रॉन के हैं, जिसके अंदर ऐसा ओरिएंटेशन होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, HNRNA क्या बोलते हैं, और और हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता जब तक बेटा क्या ना हो, इसकी प्रोसेसिंग ना हो। प्रोसेसिंग में क्या होगा, सारे के सारे इंट्रॉन्स जो हैं ये निकाल के फेंक दिए जाएंगे, और जब बचेंगे RNA उनके टुकड़ों को जोड़ दिया जाएगा, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। ओके बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा सिर्फ यूकैरियोट के केस में होता है। अब बेटा यूकैरियोट के केस में देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स होता है RNA पॉलीमरेज। ओके, कैपिंग एंड टेलिंग, नेक्स्ट प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैपिंग एंड टेलिंग। देखो बेटा देखते हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन सारा कुछ इसमें दिखाया गया हुआ है अच्छे से। बैक्टीरिया के केस में बेटा ऐसा नहीं था, लेकिन हम यूकैरियोट के केस में देखते हैं तो ऐसा होता है। क्या होता है, ये बेटा RNA पॉलीमरेज एंजाइम था। RNA पॉलीमरेज एंजाइम ने जैसे ही 5 प्राइम एंड बनाया, ठीक है, इस वाले को सिंथेसाइज करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जैसे ही 5 प्राइम एंड बन करके आएगा, उसके ऊपर एक कैप, सबसे पहले कैप लगा दी जाएगी, बिकॉज दिस सिंथेसिस टेक्स इन द केस इनसाइड न्यूक्लियस। बेटा ये सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर, और इसको न्यूक्लियस से बाहर आना है। वी नो दैट न्यूक्लियस हैव स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर बेटा कुछ पोर्स होते हैं, और ये पोर्स को जैसे ही कैप सिग्नल देगी तभी ये बाहर आ सकता है। अगर ये कैप नहीं होती तो बेटा कैप का मेन काम क्या है, द मेन वर्क ऑफ द कैप इज प्रोवाइड अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल to the nuclear pore, that is it is now completely synthesized and able to come out in the cytoplasm from the nucleus। ये कैप ही सिग्नल देती है न्यूक्लियर पोर्स को कि हम mRNA हैं, और हम जो प्योर मीन्स वी कैन से दैट वी आर एबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन, और हम वही mRNA जो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। और जैसे ही ये सिग्नल मिलता है न्यूक्लियर पोर को, न्यूक्लियर पोर ओपन हो जाते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कैपिंग। Cap is only present in the case of the eukaryotic mRNA, because in the case of prokaryote there is no any kind of nucleus is present। कैप का मेन काम क्या है, न्यूक्लियस से mRNA को बाहर निकाल के लाना, और वो बाहर निकाल के तभी लाएगी जब कैप अपना सिग्नल देगी न्यूक्लियर पोर को। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगली चीज़ देखते हैं। यहाँ पे बड़ा जैसे हम देख रहे हैं, जो सिंथेसिस ऑफ RNA जो सिंथेसाइज हो रहा है, उसमें 2 टाइप का सेगमेंट दिख रहे हैं। एक एक्सॉन बेटा क्या होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और दूसरे जंक जो पार्ट होते हैं इनको हम इंट्रॉन बोलते हैं। जब तक इंट्रॉन प्रेजेंट रहेगा RNA के अंदर, हम इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज RNA स्प्लाइसिंग, और वी कैन से दैट इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। और बेटा जो इंट्रॉन है ये क्या, यहाँ पे ऐसे इनको ऐसे कर दिया जाएगा, और सारे देखो यहाँ पे ऐसे बन गए हैं, और ऐसे लैरिएट वी कैन से दैट सर्कल के फॉर्म में, ये सर्कल के फॉर्म में अपने आप को अलग कर लेंगे, और इनको अलग कर दिया जाएगा। दैट इज प्रोसेस कॉल्ड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। द कटिंग आउट और रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन फ्रॉम एन HNRNA, हेट्रोजिनस न्यूक्लियस RNA से इंट्रॉन को अलग कर देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। और जैसी कंप्लीट टर्मिनेशन हो जाता है, as termination of mRNA और यूकैरियोटिक mRNA takes place, then a poly A tail, बहुत सारे एडेनिन होते हैं, अप्रॉक्स 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडेनिन, 200 मॉलिक्यूल एडेनिन के ऐड कर दिए जाते हैं। दैट इज फ्रॉम अ टेल दैट इज कॉल्ड एज पॉली A tail, दैट इज 3 प्राइम। ओके, दिस इज अ प्योर, और वी कैन से दैट प्रोसेस्ड mRNA। बेटा एक मैसेंजर प्योर mRNA है, ये प्योर और मैसेंजर mRNA और प्रोसेस्ड mRNA। अब बेटा ये mRNA, नाउ दिस mRNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन। अब हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज, तो बेटा पहली चीज़ हम लोगों ने, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पहली चीज़ क्या होती है, 3 टाइप के डिफरेंट टाइप के mRNA होते हैं। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो 3 डिफरेंट टाइप के mRNA होते हैं यूकैरियोट में, जबकि प्रोकैरियोट में एक ही था। और तीनों का काम होता है, जो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट है वो rRNA के 3 पार्ट बनाएगा, और जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है वो tRNA बनाएगा, और 5S rRNA बनाएगा, और SNRNA बनाएगा। एंड द RNA पॉलीमरेज सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ mRNA एंड HNRNA। एंड सेकेंड थिंग इज RNA स्प्लाइसिंग। देखो इन्होंने दिखाया है। सेकेंड थिंग, सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन्स बोथ द एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल। और ऐसा बेटा mRNA फंक्शनल नहीं होता है, हैंस इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। बेटा इसलिए क्या होता है, इसके अंदर एक प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंट इन अ
define order. HN RNA or heterogeneous nuclear RNA undergoes additional processing called capping and tailing, because cap and tails are characteristic features of eukaryotic mRNA, as we discussed earlier. In capping an unusual nucleotide, methyl guanosine triphosphate, most important, मेथिन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. बेटा कैप में क्या लगता है आप लिख लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे. इन द केस ऑफ कैप, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज कॉल्ड मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड to the 5' end of hnRNA. Entailing adenylate residues means adenine जो होते हैं adenine residues 2 to 300 adenine residues are added to the 3' end. हमेशा बेटा कहाँ पे end होंगे 3' end in a template इंडिपेंडेंट मैनर. और बेटा कैसे होंगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. जरूरी नहीं कि इनके लिए कोई टेम्पलेट हो, कोई डीएनए को ये बेटा एज ए टेम्पलेट या आरएनए को एज ए टेम्पलेट नहीं लेंगे, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ये ऐड कर दिए जाते हैं. इट इज़ द फुली प्रोसेस्ड HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA. बेटा अब ये जो HNRNA था, आई थिंक इट इज़ क्लियर व्हाट इज HNRNA. जो न्यूली बॉर्न RNA होता है न्यूक्लियस के अंदर, इट इज़ कॉल्ड HNRNA. जो प्रोसेसिंग हो जाती है देन दिस HNRNA इज कॉल्ड एज mRNA. Now it is called as mRNA, that is transported out of the nucleus for the translation. अब ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा ट्रांसलेशन के लिए. The significance of such complexities is now beginning to the understood. The split gene arrangement. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या है बेटा, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब यही है कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के साथ साथ में यूजफुल डीएनए के साथ साथ में कुछ नॉन यूजेबल डीएनए भी होता है. सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट. बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन बोलते हैं कि जो हमारा पार्ट है, जो हमारा यूजफुल पार्ट है वो स्प्लिट किया हुआ है. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम. द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिniscent of the antiquity and the process of the splicing represent the dominance of RNA word. Okay. In the recent time, the understanding of the RNA and RNA dependent processes is the living system have assumed more importance. So our next topic, I think this transcription is helpful for you. This video is helpful for you. In our next video, we will discuss about genetic code. And after the ending of this chapter, we will also solve all the questions related to this chapter that are asked in the board examination and also in the competitive examinations. Okay, students.